कांग्रेस के दिग्गज नेता और बहरामपुर से 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी राज्य की राजनीति में वापस आ गए हैं। वह यहाँ प्रचार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, विधानसभा इलेक्शन के लिए वह बहरामपुर से एक उम्मीदवार हैं। अब उन्होंने दशकों बाद राज्य की राजनीति में प्रवेश किया है और यह उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है, क्योंकि 2024 में वह तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान से बहरामपुर लोकसभा सीट हार गए। उनके और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी के बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, और मेरा मतलब है राजनीतिक रूप से। और अतीत में मिस्टर चौधरी इस बारे में बहुत मुखर रहे हैं कि कैसे उन्हें लगता है कि टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को खत्म कर रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, 2024 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी का पलड़ा भारी था और मिस्टर चौधरी हार गए, और अभी वह यहां बहरामपुर में अपना गढ़ फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी सीट रही है, जो 1999 से लेकर 2024 तक बहुत लंबे समय तक उनकी लोकसभा सीट थी। अब क्या होता है और उनका कैंपेन कैसे आकार ले रहा है, हम आज शाम को थोड़ी देर बाद उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, जब हम बहरामपुर में इस कैंपेन दौरे पर उनके साथ होंगे। अधीर रंजन चौधरी यहां बहरामपुर में इस व्यापक कैंपेन दौरे पर रहे हैं। वह लंबे समय बाद विधानसभा के गढ़ में प्रवेश कर रहे हैं। सर, विधानसभा क्यों? आप यहां 5 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई मनाही नहीं है कि कोई लोकसभा से मेरा मतलब है विधानसभा। आपके विरोधी कह सकते हैं कि ये एक डिमोशन है। दोनों विधानसभा है, मेरा मतलब है संस्था। तो कभी कभी जब किसी आदमी को लोकसभा में शामिल होने की जरूरत होती है तो वह हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे विकल्प हमेशा खुले रहते हैं। और पिछले लोकसभा इलेक्शन में मैं हार गई हूं, तो अभी भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का एक और मौका मिला है, और मेरे पार्टी ने मुझे इस विधानसभा क्षेत्र से लड़ने का सुझाव दिया है। तो कांग्रेस पार्टी की एक जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने पार्टी के निर्देश का पालन करना विवेकपूर्ण समझा, और मैं अब इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हूं, जिसे बेरहामपुर कहा जाता है। मैं किसी अनजान इलाके में नहीं जा रही हूं। तो ये मेरी जानकारी में अच्छी तरह से है कि इस विधानसभा क्षेत्र से मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं। अधीर जी, आप पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप शायद बंगाल में कांग्रेस का सबसे जाना पहचाना चेहरा है। पार्टी की संभावनाओं के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ सूची जारी करने वाले आप आखिरी थे। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यह सीधे टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई है और कांग्रेस इस तस्वीर में कहीं नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम बंगाल की राजनीति में बहुत स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। हम बंगाल की राजनीति में बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं। इस बार हमारी पार्टी ने अकेले इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, ताकि हम अपनी पार्टी की भी जमीनी स्तर की संगठनात्मक ताकत का आकलन कर सकें। और अपने नेतृत्व के साथ हमारी बातचीत में हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हाँ, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, पुरुलिया कुछ जिले बचे हैं जहां हम अकेले चुनाव लड़ सकती हैं और चुनावी प्रक्रियाओं में सेंध भी लगा सकती हैं। हाँ, यह बिल्कुल सच है कि बंगाल के अन्य हिस्सों में हम उतने मजबूत नहीं हैं जितने कि मुर्शिदाबाद या अन्य जिलों में हैं। तो क्या पिछले 8-10 वर्षों में सीपीएम के साथ गठबंधन उस लिहाज से एक गलती थी? तो नहीं। देखिए, सबसे पहले तो लगातार 34 सालों तक कांग्रेस कार्यकर्ता सीपीएम पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे थे। तो उसके बाद पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान अपने वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा करके उस समय हमने मुख्य पार्टी के साथ गठबंधन किया था। और हमारे गठबंधन के बाद जब नतीजा सामने आया तो हमने खुद को विधानसभा में पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक मान्यता प्राप्त विपक्षी पार्टी के रूप में पाया। लेकिन उसके बाद सीपीएम पार्टी ने अपनी तरफ से कांग्रेस के साथ गठबंधन की राजनीति खत्म कर दी है। कभी हमने गठबंधन किया है, कभी हमने नहीं किया है। तो इस तरह का छिटपुट, आप कह सकते हैं कि छिटपुट गठबंधन का अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ था। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर आपके क्या विचार हैं? वे भाजपा की बी टीमों और सी टीमों के बारे में बात करते रहे हैं। वे कहते रहे हैं कि आप सभी उस वोट को काटने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद उन्हें मिलता। देखिए, बंगाल की राजनीति में हर कोई जानता है कि यह ममता बनर्जी है। उनकी कृपा से ही भाजपा पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने पैर जमा पाई थी। अन्यथा
पश्चिम बंगाल अपने स्वतंत्रता दिवस के बाद से अगर आप इतिहास देखें तो पश्चिम बंगाल ने कभी भी किसी भी तरह की सांप्रदायिक राजनीति या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं देखा था। व्यावहारिक रूप से सांप्रदायिकता और जातिवाद दोनों ही पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बाहरी हैं। लेकिन यह ममता बनर्जी की कृपा का ही फल है कि भाजपा पार्टी उनके साथ गठबंधन में पश्चिम बंगाल में अपने पैर जमा पाई थी और तब से इसमें कोई कमी नहीं आई है। अगर आप, मेरा मतलब है, आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि वर्ष 2011 में भाजपा पार्टी, मेरा मतलब है संघ परिवार की, पश्चिम बंगाल में बहुत ही कमजोर उपस्थिति थी। केवल 100 या 200 शाखाएं थीं, मेरा मतलब है पश्चिम बंगाल में ब्रांच। लेकिन अब ममता बनर्जी के शासनकाल में यह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है और अब यह लगभग 5000 को पार कर गई है। तो ममता बनर्जी मौन रूप से, देखिए जरा मेरी बात सुनिए। हाँ। ममता बनर्जी मौन रूप से भाजपा पार्टी के विकास को प्रोत्साहित करती है। इसके पीछे का कारण मैं बस उस बिंदु का उल्लेख कर रही हूं कि वर्ष 2011 में ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को दिए गए समर्थन से सत्ता संभाली है। उस समय सोनिया गांधी मामलों की बागडोर संभाल रही थीं। उन्होंने जबरदस्त समर्थन दिया, यहां तक कि राजनीतिक, वित्तीय, नैतिक, शारीरिक, हर तरह से, ताकि पश्चिम बंगाल पर ममता बनर्जी का कब्जा हो सके। लेकिन घटिया हिस्सा और दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण यह है कि एक बार जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उन्होंने कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को खत्म करना शुरू कर दिया। दिन ब दिन, महीने दर महीने पूरे कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को किसी और ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने ही ध्वस्त कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी उनके हमले से लगभग खत्म हो गई। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ श्रीमान? चौधरी, इंडिया गठबंधन का क्या होता है? आप एक राष्ट्रीय नेता हैं, आपकी टीम। देखिए, मुझे कोई, तो फिर उसका क्या होता है? देखिए, इंडिया गठबंधन की परिकल्पना सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने की थी और ममता बनर्जी इसका विरोध करने वाली पहली महिला थी। तो उस दिन यह तय हो गया था कि गठबंधन का भविष्य क्या होगा, ठीक है। तब से ममता बनर्जी ने गठबंधन के मुद्दे का कभी भी जिक्र नहीं किया है। उन्होंने व्यावहारिक रूप से उस तरह के गठबंधन का समर्थन केवल पश्चिम बंगाल में विन इलेक्शन के लिए किया, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह जानती थीं कि पश्चिम बंगाल में अगर उनका कोई गठबंधन नहीं होता तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो वह एक चालाक नेता हैं, इसलिए उन्होंने बहुत जानबूझकर एक सोची समझी योजना के तहत पहले इंडियन अलायंस को बढ़ावा दिया, केवल उसे छोड़ने के लिए। आखिरी सवाल सर, सायारा पर आपके विचार। मुर्शिदाबाद ये सबसे ज्यादा न्याय निर्णयों वाला अंचला है। इस सब के बीच एक इलेक्शन कैसे होता है? देखिए, मुर्शिदाबाद जिलों में 11 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए गए। मेरा मतलब है उन्हें अपना नाम शामिल करवाने से वंचित कर दिया गया और वे अपने राजनीतिक, मेरा मतलब है चुनावी मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पहले दिन से ही राहुल गांधी ने इस तरह के एसआईआर अभ्यास का पुरजोर विरोध किया था। ये सब जानते हैं पहले दिन से ही, और इसीलिए राहुल गांधी ने एक शब्द गढ़ा कि फोर्टे चोर गद्दी चोर। लेकिन आप बस यह देखिए कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के तर्क का कभी समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंतजार किया और इससे राजनीतिक लाभांश निकालने की कोशिश की। जब बंगाल में एसआईआर अभ्यास शुरू किया गया तो उन्होंने एसआईआर अभ्यास और इलेक्शन आयोग का जबरदस्त समर्थन किया। कभी उनका रुख गर्म रहा और कभी नरम। ममता बनर्जी, आप जानते हैं कि ममता बनर्जी नाटक करना जानती है, कैसे खेलना है और जनता को कैसे लुभाना है। और वह सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में उनके हस्तक्षेप के बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया। वह कहती हैं कि लड़ने वाली वही है। नहीं। तो यह कि अगर वह सच में लड़ाकू हैं और एसआईआर में लड़ रही हैं, तो पश्चिम बंगाल में सभी सरकारी मशीनरी, उदाहरण के लिए 90,000 कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा इलेक्शन आयोग द्वारा किए गए अभ्यास को सुचारू बनाने के लिए तैनात किया गया है। और अगर वह वास्तव में आम लोगों की पीड़ा के प्रति सचेत है तो वह कम से कम अपने अधिकारियों जैसे कि बीडीओ, एआरओ, एईआरओ, डीईओ, जो नाम दर्ज करने के प्रभारी हैं, को मना सकती है।
इसका मतलब है शामिल करना और हटाना। शुरू से ही समस्याएं सामने आ रही थीं, लेकिन ममता बनर्जी ने मितभाषी रहना, चुप रहना पसंद किया। और जब स्थिति को उनके गंभीर प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वह वास्तव में पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ एक गंदा खेल खेल रही हैं। धन्यवाद, धन्यवाद अधीरज जी। तो ये रहा श्री द्वारा एक गहन कैंपेन ट्रेल चौधरी। जैसा कि मैंने कहा, वह 5 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं जो इस बार विधानसभा में आने की होड़ में हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका कैंपेन कैसा रहता है। लेकिन फिलहाल आप उन्हें देख सकते हैं अपनी एसयूवी पर वापस चढ़ते हुए और इस कैंपेन ट्रेल को जारी रखते हुए। ये एक व्यापक है। वे आज इस जीप पर कम से कम 50 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं, मीटिंग लोगों के साथ। यह कोई आमने सामने का मीटिंग नहीं है जो वे सुबह करते हैं, हमें बताया गया है, लेकिन निश्चित रूप से शाम में वे इसी तरह प्रचार करते हैं। उनके लिए एक कड़ी टक्कर। तो देखना होगा कि इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी यहां आपकी स्क्रीन पर यहां विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करते हुए, और वे यही कर रहे हैं